हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। तो पिछले क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार व लवण के बारे में कुछ बेसिक बातों के बारे में अध्ययन किया था। इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में अपन ने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में हम इनके जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि धातु के साथ कैसे विक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड्स के साथ कैसे विक्रिया करते हैं अम्ल क्षार, और कार्बोनेट्स धातु कार्बोनेट्स के साथ कैसे विक्रिया करते हैं, क्या क्या प्राप्त होता है। क्षार किस प्रकार से विक्रिया करते हैं, लवण किस प्रकार से विक्रिया करते हैं, जबकि अम्ल किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। लवण कब प्राप्त होता है और क्षार कब प्राप्त होता है। क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर कब लवण प्राप्त होता है, जबकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कब लवण प्राप्त होता है। इसके बारे में अपन आज के क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके साथ 1 मिनट या 2 मिनट कुछ बातें करना चाहता हूँ। अरे कर सकता हूँ ना, कहीं फिर बोलो कि सर ने तो टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसी तो अपन बात ही नहीं करेंगे कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने साइंस प्रारंभ किया था ना, उसमें अपन चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 2 का भी एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है। ये अपना सेकंड लेक्चर है। तो इन लेक्चर्स में आपने जो भी ध्यान लगाकर, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, उसके ये जितना पढ़ाया गया वो मैटर तैयार हो गया होगा। और ये मैटर वही पढ़ा रहा हूँ मैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने ये पढ़ाया यही आएगा, मतलब कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए, जो पिछले अध्याय में जो क्वेश्चंस करवाए वही आएंगे। क्वेश्चंस तो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। कुछ क्वेश्चंस में जैसे पिछले में जो एलिमेंट्स थे, जैसे क्रिया करवाते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन जो तरीका था वो वही रहेगा और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। आपके एग्ज़ाम में आने लायक चीज़ें ही मैंने करवाई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं करवाई हैं। ध्यान से सुन लेना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने नहीं करवाई हैं। मैंने उन्हीं चीज़ों को करवाया है जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो 2023 में आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को मैंने, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने करवाया है। रही बात आपकी सिलेबस की या फिर, तो सिलेबस का आप चिंता मत करना, सिलेबस अपन बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वादा करता हूँ आपके साथ कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो याद करोगे कि सर ने ये क्वेश्चन इतने अच्छे से और आसानी से समझाया है कि बहुत अच्छे से मुझे आता है और मैं आसानी से कर दूंगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देखोगे तो आप इतने खुश हो जाओगे कि अपने को तो कंप्लीट पेपर आता है। अरे अपन तो इसमें से 100 में से 100 लेकर आएंगे, अपने को तो कंप्लीट पेपर आता है। लेकिन इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। देखो, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। मैं मेरी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आपको आपकी तरफ से मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेरे अकेले की मेहनत आपको काम नहीं आएगी। आपको अब मेहनत वही काम आएगी जो आप खुद करोगे। आप खुद करोगे तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, अन्यथा आपको अच्छे नंबर प्राप्त नहीं होंगे। फिर बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं। तो आप पहले
अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अभी भी आपके पास जनवरी चल रहा है, तो समथिंग मार्च या अप्रैल के समथिंग एग्ज़ाम होते हैं, तो आपके पास 2 महीने तो डेफिनेटली बचे हुए हैं। 2 महीने तो आपके पास बचे हुए ही हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो जी जान लगाकर। ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, अच्छे से मेहनत करो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, और उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत ज़रूरी है। तो चलिए अब अपने प्रवचन को यहीं विराम देते हैं और आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं, जो अम्ल है, क्षार है, उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। रासायनिक गुणधर्म मतलब जो धातु के साथ वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ में अम्ल क्षार अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, धातु बाइकार्बोनेट के साथ में जो अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, और जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है, कब अपने को प्रबल अम्ल प्राप्त होता है, कब अपने को दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है, कब अपने को उदासीन लवण प्राप्त होता है, कब अपने को क्षारीय लवण प्राप्त होता है, कब अम्लीय लवण प्राप्त होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की जो अभिक्रिया करवाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया विलम्ब लवणों के साथ में या क्षारों के साथ में, अम्लों के साथ में करवाएंगे। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक किस प्रकार प्रभाव दिखाते हैं, कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए, और अम्ल और क्षारों में क्या क्या समानताएं हैं इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन pH स्केल के बारे में चर्चा करेंगे, और pH स्केल के साथ ही ये अपना चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में तो ये समाप्त नहीं होगा, तो अपन इसके बारे में अगले कुछ लेक्चर्स में, 1 या 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी किए आज की क्लास तो अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धातु की अभिक्रिया, धातु के साथ में अम्लों की अभिक्रिया। धातु के साथ में अम्लों की अभिक्रिया, उसके बाद में क्षारकों की अभिक्रिया के बारे में भी बात करेंगे। अम्लों की अभिक्रिया, जब धातु के साथ में अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो अपने पास उत्पाद में क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अम्ल प्लस में धातु, धातु कोई भी हो सकती है, बहुत सी धातुएं हैं। अगर अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो अपने को क्या प्राप्त होगा, अपने को प्राप्त होगा लवण, लवण प्राप्त होगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जब अपनी अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो अपने पास लवण प्राप्त होगा, मुख्य उत्पाद अपने पास लवण होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो चलिए लिख लेते हैं एग्जाम्पल। अपन लेते हैं अम्ल के रूप में HCl प्लस, धातु के रूप में लेते हैं जिंक, इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ, और साथ में H2 गैस का निष्कासन हो गया। तो जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया होती है ना, ये अपने पास HCl अम्ल है और ये जिंक धातु है, तो अम्ल जिंक
धातु के साथ में अभिक्रिया करता है, जैसे हाइड्रोक्लोराइड जिंक के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, जिंक क्लोराइड, जो कि क्या है अपने पास लवण है। जिंक क्लोराइड अपने पास क्या है, लवण है। और ये साथ में अपने को प्राप्त हुई हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार क्षार के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे अपन, धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ में होगी तो अपने को क्या प्राप्त होगा, जब धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ में होगी तो भी अपने को लवण ही प्राप्त होगा। क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाने पर क्या प्राप्त होगा, अपने को लवण ही प्राप्त होगा। लवण प्राप्त होगा, प्लस में साथ में हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ अब दिखाई दे रहा। हाँ, जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाएंगे तो अपने को लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। चलिए एग्जाम्पल में अपन क्षार में क्या लें, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, धातु वही ऊपर ली वो जिंक की धातु ले लेते हैं, ले लिया। अब इनका वो अभिक्रिया करवाई अपन ने, इनकी अभिक्रिया में अपन को क्या प्राप्त हुआ, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट अपने को प्राप्त हुआ, जो कि क्या है अपने पास लवण है। और साथ में H2 गैस रिलीज हो गई। तो सोडियम जिंकेट, सोडियम और जिंकेट, ये तो अपने को लवण प्राप्त हुआ। और साथ में क्या है अपने पास हाइड्रोजन गैस है, वो रिलीज हो गई। जब अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ में करवाई तो अपन को लवण के रूप में सोडियम जिंकेट प्राप्त हो गया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाते हैं तो अपने को यह प्राप्त होता है। और अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाते हैं तो अपने को लवण के रूप में ये प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आ गई इतनी बात समझ में आपको? अरे आ गई ना? तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया और क्षार के साथ में अभिक्रिया। फिर धातु बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया और क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने को क्या उत्पाद प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन धातु कार्बोनेट की, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। तो चलिए जब अपन धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाते हैं ना, धातु कार्बोनेट की जो अभिक्रिया है वो अम्ल के साथ में करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, अपने को प्राप्त होता है लवण और साथ में CO2 और जल प्राप्त होता है। तो साथ में अपने को क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, साथ में अपने को क्या प्राप्त होगा, CO2 और जल, ये अपने को प्राप्त होगा। दिखाई दे रहा ना बच्चे से, सभी को दिखाई दे रहा ना? तो चलिए करते हैं आगे की बात अपन। हाँ अब सही सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा। चलिए तो जब अपन धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाते हैं ना तो अपने को लवण प्राप्त होता है, साथ में CO2 प्राप्त होता है और साथ ही में जल प्राप्त होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसके बारे में। अपन ने लिया हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, प्लस में ये तो अपन ने अम्ल ले लिया। धातु कार्बोनेट लेंगे अपन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट अपन ने धातु कार्बोनेट ले लिया।
तो अपने पास जो लवण है वो क्या प्राप्त हुआ, लवण अपने पास प्राप्त होगा NaCl। NaCl तो अपने को लवण प्राप्त होगा, साथ में CO2 प्राप्त होगा और H2O प्राप्त होगा। आ गई बात समझ में? अरे आ गई ना। देखो अपन ने लिया धातु कार्बोनेट के रूप में सोडियम कार्बोनेट और अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, इनके अभिक्रिया करवाई तो अपने को NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O प्राप्त हुआ। आगे बात समझ में? तो चलिए आगे तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन बात करते हैं क्षारक के साथ में धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, अपन क्षारक के साथ में बात करते हैं। तो यहाँ पर नोट लगा के आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि धातु कार्बोनेट के साथ में क्षारक कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। धातु कार्बोनेट के साथ क्षारक अभिक्रिया नहीं करता है। आगे इतनी बात समझ में कि धातु कार्बोनेट के साथ में क्षारक अभिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे धातु बाइकार्बोनेट के बारे में। तो चलिए पेज चेंज कर लेते हैं और फिर बात करते हैं धातु बाइकार्बोनेट की। हाँ, अब बात करेंगे धातु बाइकार्बोनेट के बारे में। चलिए करते हैं बात। धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब अपन अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ में करवाते हैं, ये अपने पास अम्ल है, इस अम्ल की अभिक्रिया अपन किसके साथ में करवाते हैं? अरे किसके साथ में करवाते हैं? बोलो 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 बोलो। धातु बाइकार्बोनेट के साथ में करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? उत्पाद स्वरूप, उत्पाद के रूप में अपने को क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है, प्लस में साथ में अपने को CO2 प्राप्त होती है और साथ में अपने को क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो चलिए इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अम्ल के रूप में अपन क्या लेंगे? HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, जबकि इसके रूप में हाँ धातु बाइकार्बोनेट के रूप में लेंगे अपन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया। इसके अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को लवण के रूप में क्या प्राप्त होगा? लवण के रूप में अपने को प्राप्त होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, साथ में CO2 गैस और साथ में अपने को प्राप्त होगा H2O जल प्राप्त होगा अपने को। आगे इतनी बात समझ में? तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो अपन ने जो धातु की अभिक्रिया है वो अम्ल के साथ में करवा दी। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया भी अपन ने अम्ल और क्षार के साथ में करवा दी। धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया भी अपन ने इस क्या नाम आपका अम्ल के साथ में करवा दी, जबकि क्षार के साथ में ना तो धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करता है, धातु बाइकार्बोनेट क्षार के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि धातु कार्बोनेट भी क्षार के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। तो अब अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब अपन बात करेंगे अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया के बारे में। अम्ल क्षार की परस्पर
अभिक्रिया के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए करते हैं बात अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल। अब बात करने वाले हैं अपन परबल अम्ल की अभिक्रिया अपन दुर्बल क्षारक के साथ में करवाते हैं। परबल अम्ल की अभिक्रिया जब अपन दुर्बल क्षारक के साथ में करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? तब अपने को प्राप्त होता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण साथ में जल प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। जब अपन बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, जब अपन दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं? परबल क्षारक के साथ में। परबल क्षारक के साथ में दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अपने को क्षारीय लवण और साथ में जल प्राप्त होता है। आगे इतनी बात समझ में। तीसरा पॉइंट अपने पास है, जब अपन परबल ही अम्ल ले लेते हैं और परबल ही क्षारक ले लेते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है? अपने पास उदासीन लवण प्राप्त होता है। उदासीन, अपने पास उदासीन लवण प्राप्त होता है और साथ में क्या प्राप्त होता? जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतिम की, दुर्बल अम्ल और दुर्बल ही क्षारक के बारे में बात करते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल और साथ में ही दुर्बल क्षारक के बाद में क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं। दुर्बल अम्ल के साथ में दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? उदासीन लवण प्लस में जल प्राप्त होता है। उदासीन लवण और साथ में जल प्राप्त होता है। तो अपन ने क्या किया? अपन ने सबसे पहले अरे रे रे ये सेट नहीं किया क्या? ऐसे कैसे हो गया? हाँ चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जैसे जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। जैसे धातु बाइकार्बोनेट तो अपन ने समझ लिया था। अपन समझ रहे थे अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के बारे में। जब परबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षारक के साथ में करते हैं तो अम्लीय लवण और जल प्राप्ति में होता है। जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया परबल क्षारक के साथ में करवाते हैं तो अपने को क्षारीय लवण और जल प्राप्त होता है। जब अपन परबल अम्ल की अभिक्रिया और परबल क्षारक के साथ में करवाते हैं तो उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है। जब अपन दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षारक के साथ में करवाते हैं तो अपने को उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को लवण और जल प्राप्त होता है ना। उसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं उसमें क्या देखते हैं? अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं अपन? क्षारक के साथ में करवा रहे हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा? अपने को लवण और साथ में जल प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने HCl ले लिया, HCl ले लिया, HCl की अभिक्रिया अपने NaOH के साथ में करवाई, NaOH के साथ में करवाई तो अपने को जो लवण है वो क्या प्राप्त हुआ? NaCl। तो अपने को लवण प्राप्त हुआ और साथ में अपने को जल प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। तो
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है, जब अम्ल द्वारा क्षारक को परीक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त कर दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप जल और लवण प्राप्त होते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह जो अपने को प्राप्त हो रहा ना, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा उदासीन लवण प्राप्त हो रहा है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की अक्सर वो परिभाषा एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, समझ लेना। जब अम्ल के द्वारा क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है और क्षारक के द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब क्या हुआ, समझे क्या? कि जो क्षार है ना, क्षारक है, ये जो क्षारक है वो तो इस अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता, समाप्त कर देता, और ये अम्ल है इस क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर देता। तो अपने पास जो लवण प्राप्त होगा ना, वो लवण कैसा प्राप्त होगा, वो उदासीन लवण प्राप्त होगा, साथ में जल प्राप्त होगा। तो यही तो इनमें बताया गया है। इनमें और क्या बताया गया है, इनमें अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तो ये जो प्रबल अम्ल है, ये जो ये क्षारक का जो प्रभाव इसे नष्ट कर देगा, इसका समाप्त कर देगा, इसका प्रभाव समाप्त कर देगा। लेकिन ये क्षारक दुर्बल है, तो ये प्रबल अम्ल के प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाएगा। जब ये दुर्बल क्षारक प्रबल अम्ल के प्रभाव को समाप्त नहीं करेगा, तो ये अपने पास ये अम्लीय लवण प्राप्त हो जाएगा। जब ये दुर्बल अम्ल लेंगे और प्रबल क्षारक लेंगे, तो वही कार्य ये प्रबल क्षारक करेगा कि इस दुर्बल अम्ल के प्रभाव को तो नष्ट कर देगा, लेकिन ये दुर्बल अम्ल इस प्रबल क्षारक के प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा। तो अपने पास क्षारीय लवण प्राप्त होगा। यहाँ पर अपने पास प्रबल ही तो अम्ल है और प्रबल ही क्या है, क्षारक है। प्रबल ही अम्ल और प्रबल ही क्षारक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो अपने पास उदासीन लवण प्राप्त हो जाएगा, साथ में जल प्राप्त होगा। इधर अपने पास क्या दुर्बल अम्ल है और यहाँ भी दुर्बल अम्ल है, तो दोनों ही दुर्बल अम्ल है, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, अपने पास उदासीन लवण प्राप्त होगा और साथ में अपने को जल प्राप्त हो जाएगा। साथ में अपने को क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास अपन इतनी ही रखते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास में आपको कौन से पॉइंट में दिक्कत है, कहाँ आपको दिक्कत है, कहाँ आपको दिक्कत नहीं है। और आपको मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, अगर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से चल लिया, आप उस तरीके से समझ लिए, मेरे साथ में पढ़ लिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखोगे और प्रत्येक क्वेश्चन को एक अच्छे वे में करोगे, हल करोगे प्रत्येक क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर दिलाएगा। अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी कर ली, तो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेंगे। ये अपना वादा आपसे, अपनी गारंटी है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। लेकिन वही बात आती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको मेरे साथ में। ये नहीं कि मेहनत मैं करूं और अच्छे नंबर अकेले आपको आएंगे, नहीं, जो मेरे साथ में मेहनत करेगा, ध्यान से पढ़ेगा, उसके ही नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बाकी तो देखो, किसी का क्या कहा जा सकता है, किसी के बारे में क्या बताया जा सकता है, लेकिन अपना तो यही है कि सभी को अच्छे अंक प्राप्त होने चाहिए। अपने को कोई जल्दी नहीं है, अपन आराम आराम से आप सभी को बता रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। इससे आराम से भी नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं तो प्रत्येक बच्चे के जो क्लास में अंतिम बेंच पर बैठा हुआ है ना, उसको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। क्योंकि अपने को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, अपने को ये है कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए। एक लेक्चर हो, 5 लेक्चर हो,
उसी क्लास को मुझे 5 लेक्चर्स में ख़त्म करना पड़े, 6 लेने पड़े या 10 लेने पड़े, मैं कतई ये नहीं सोचूंगा कि मैं इसको जल्दी जल्दी करके फ्री हो जाऊं। ऐसा अपना मोटिव ही नहीं है। अपना मोटिव है कि लास्ट क्लास के लास्ट बेंच पर बैठे हुए उस व्यक्ति को भी, उस बच्चे को भी ये समझ में आना चाहिए कि अपन ने ये पढ़ा, उसको प्रत्येक चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यही अपना मोटिव है और इसी को अपन पूरा करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब क्लासेज आएंगी उनका नोटिफिकेशन तो यहीं आएगा चैनल से ही। क्योंकि अभी अपन लाइव क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सेटअप अभी तक तैयार नहीं हुआ कि लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दें। जैसे ही सेटअप तैयार होगा लाइव क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये लेने पड़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और सभी मेहनत करते रहें, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लेके आने। थैंक यू एवरीवन।